हेलो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अगले टॉपिक में हम इसके पहले वाला टॉपिक में हम चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा की हम चर्चा किए हैं। 3 नियमों का, एक दाएं हाथ के अंगूठा नियम, एक दाएं हाथ का हथेली नियम और तीसरा होता है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। अब बेटा जो सुविधा होगी आपको, उस सुविधा द्वारा कभी भी आप चुंबकीय बल क्षेत्र का डायरेक्शन ज्ञात करें। अब देखिए आगे जो व्यवस्था करेंगे, इसमें चुंबकीय बल क्षेत्र का व्यंजक निकालने के लिए जो मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसमें एक हो बायो-सेवर्ट नियम, एक होता है एम्पियर सर्कुतल्ला होता है। तो पहले हम बायो-सेवर्ट नियम पढ़ेंगे, इसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम एम्पियर सर्कुतल्ला पढ़ेंगे और तब उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम बायो-सेवर्ट नियम, असल में बायो-सेवर्ट नियम बेटा कहा जाता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं किसी किताब में 3 वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा रहता है। इसमें बायो-सावर्त देख रहे हैं, इसको बायो-सेवर्ट भी कहीं हिंदी के किताब में लिखेगा, बायो-सावर्त भी लिखेगा, और कहीं कहीं बायो-सेवर्ट, और बाद में कहेगा कि इसे लाप्लास नियम भी कहते हैं। और लाप्लास नियम बेटा इसका क्यों थोड़ा सा उसको दिया गया कि लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने भी थोड़ा इसमें हेल्प किया था, लेकिन वास्तविकता में क्या है, इन नियमों का, इस मैथमेटिकल सूत्र का प्रयोग जो है बायो-सेवर्ट नामक दोनों वैज्ञानिकों ने किया था। इसलिए इस सारा जो श्रेय होता है ये बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिकों को ही जाता है, कभी दूसरे वैज्ञानिकों के लिए ये नहीं जाता है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं जो है बायो-सेवर्ट के नाम। तो इसका शेयर बायो तथा सावर्त नामक वैज्ञानिकों ने किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, चाहे गणितीय नियम दिया, एक मैथमेटिकल प्रोसेस दिया। उसी मैथमेटिकल प्रोसेस को हम बायो-सावर्त के नाम से जानते हैं। फिर सुनो, बायो-सावर्त नामक वैज्ञानिकों ने किसी धारावाहिक चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे हम बायो-सावर्ट के नियम से हम जानते हैं। इसका मैथमेटिकल रूप, इसका व्यंजक कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये मान लिया जाता है कि ये बेटा ये जेड डैश कोई चालक तार है, इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये पूरे चालक तार के कारण हम चुंबकीय बल क्षेत्र को ज्ञात करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट साहब ने इसमें पहले क्या लिया, एक अल्पांश पर विचार किया, और अल्पांश पर विचार करने के बाद हम किसी भी बड़े भाग का हम चुंबकीय बल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तब मान लिया कि जेड डैश एक धारावाहिक चालक तार है, जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इस पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं? एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। ये देखो बेटा, एक छोटा सा अल्पांश, जो मोटा लाइन कर रहे हैं ना, ये एक छोटा सा अल्पांश है। ये अल्पांश का क्या होता है, पहचान होता है कि एक छोटा सा हमने क्या किया है,
अल्पांश ले लिया है। अल्पांश कि हम बिंदु ओ लिए हैं इसलिए कि यहाँ पर बिंदु P की दूरी जब निकालेंगे तो अल्पांश है। ये अल्पांश का हमने क्या लिया, अल्पांश हम डीएल वेक्टर ले लिए और मान लिया जाए कि हमको P बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है? P बिंदु पर हम अल्पांश, इस धारा के कारण हमको क्या करना है, P बिंदु पर अल्पांश यहाँ भी लिया जा सकता है, अल्पांश यहाँ भी लिया जा सकता है, अल्पांश कहीं भी लिया जा सकता है। अब अल्पांश को लेने के लिए क्या है, फ्री है। अल्पांश से r दूरी पर, अल्पांश से r दूरी पर, चूंकि ये वेक्टर पॉइंट है, क्या है, वेक्टर है, इसलिए अल्पांश से r वेक्टर जब हम लिखते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड में जहाँ व्यवहार करना होगा उस पर से वेक्टर को हटा देते हैं। कभी कभी आप सोच में पड़ते हैं कि सर आर वेक्टर लिखे हैं, आर का क्यों प्रयोग करते हैं? देखो बेटा, वेक्टर में जब आर का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वहाँ परिमाण होगा। अब वेक्टर का परिमाण के अंदर दिशा भी नहीं थे। कहने का मतलब वेक्टर में परिमाण और दिशा दे, जब केवल परिमाण में लिखते हैं तो आर, कहीं कहीं आर भी लिखा जा सकता है और इसके बदले में तुम वेक्टर लिख देंगे कहीं बीच में तो तुम अचंभव कि सर जी कहाँ से वेक्टर आ गया। ये डायरेक्शन बताता है वहाँ। और यहाँ पर ये चुंबकीय बल क्षेत्र क्या है, डीवी वेक्टर है। चुंबकीय बल क्षेत्र डीवी इसलिए लिए हैं, बी वेक्टर नहीं लिए हैं कि हम केवल अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अल्पांश के लिए। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच हमने क्या, कितना है कोण मान लिया, थीटा है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। अब हम थोड़ा सा वो तीनों नियमों से हम जांच लें, कम से कम ज़्यादा जो हथेली नियम आपका बहुत सक्रिय होता है, चाहे अंगूठा नियम से जांचिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धारा की दिशा, अगर हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में अपने अंगूठा को रखते हैं। क्या करते हैं? धारा की दिशा में अपने अंगूठे को जब रखेंगे तो बताइए कि ये चारों उंगलियां ऐसे मुड़ेगी बेटा अंदर की ओर। चारों उंगलियां कहाँ मुड़ रही है? अंदर की। यही देखना है बेटा। यहाँ पर जब हम इस चुंबकीय बल क्षेत्र किस दिशा में होगा उसका दिशा ज्ञात करने के लिए हम धारा की दिशा में दाहिने हाथ के अंगूठा को लगा दिए, देख रहे हैं, और इसको मोड़ते हैं तो अंदर की ओर मोड़ रहा है ना। तो ये क्या है? ये अंदर की ओर है। क्या है? तो अंदर के लिए क्या लिखते हैं? क्रॉस लिखते हैं। क्या हो रहा है? अंदर की ओर है। क्या है? चुंबकीय बल क्षेत्र की ओर, किस ओर है? अब किसके अंदर की ओर? कागज तल के अंदर की ओर है, क्योंकि हम कागज पर पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय बल क्षेत्र डीबी क्या है? कागज तल के अंदर है। और यहाँ पर भी ले सकते थे, पी बिंदु यहाँ पर भी ले सकते थे, इसको ले गए। लेकिन यहाँ क्या होता है? ऐसे अगर यहाँ करते तो ऐसे करते, पहले हाथ को ऐसे कर लो, अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा? ऊपर मुड़ेगा ना, वो बाहर की ओर मुड़ रहा है। तो यहाँ पर बाहर, अगर यहाँ पर लेते तो इसको डॉट लाइन, और उधर क्या होगा? क्रॉस लाइन। किसी एक ही बिंदु पर निकालना रहता है, दोनों सेम आता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट होता है। तब पहले हम क्या कर लेते हैं? जेड जेड डैश एक धारावाहिक चालक तार है जिससे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उस चालक तार पर एक अल्पांश डीएल लिए हैं, इसको डीएल वेक्टर भी करें क्योंकि वेक्टर राशि है, और अल्पांश से आर वेक्टर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय बल क्षेत्र dV का मान हमको बायो सेवर्ट नियम द्वारा ज्ञात करना है। तो इसका डायरेक्शन तो जान गए, इसका चुंबकीय बल क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह हथेली अपना इसको कर लेंगे तो कैसे मुड़ेगा? ऐसे। तो उसी दिशा में, जिस दिशा में चुंबकीय बल क्षेत्र जिधर P बिंदु है उधर ही अपना हम चारों अंगुलियां करते हैं और इसको मोड़ते हैं, तो इसी डायरेक्शन में होगा, अंदर की ओर होगा।
और कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पर 4 गो फैक्टर होगा। देखिए कैसे कैसे फैक्टर होगा। मान लिया कि जेड जेड डैश एक धारावाहिक चालक तार है जिससे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार पर एक कल्पांश dl लिया गया है। एक कल्पांश dl लिया गया है। अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय बल क्षेत्र dV वेक्टर है। बायो-सावर्त नियम के अनुसार चुंबकीय बल क्षेत्र का परिमाण dV निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चुंबकीय बल क्षेत्र dV चालक में प्रवाहित धारा
आई के समानुपाती होता है, अर्थात dV समानुपाती कितना होगा, I हो जाएगा। dV समानुपाती I, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, यहाँ नहीं हटेगा, इसको फ्रेश कर देते हैं। पहला तो हो गया, पहले के बाद दूसरा आइए। चुंबकीय बल क्षेत्र, क्षेत्र dV अल्पांश dl के समानुपाती होता है, अर्थात dV समानुपाती कितना हो गया, dl। तीसरा क्या होता है, देखो बार तीसरा जो होता है, ये dV वेक्टर कौन सा राशि है, सदिश राशि है। तो r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच क्या कोण है, थीटा। तो जब हम क्रॉस लेते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो क्या होता है, AB साइन थीटा n कैप होता है, इसका डायरेक्शन होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी वेक्टर को सदिश वेक्टर होता है तो यहाँ पर क्रॉस लिया जाता है, और जो अदिश उसका मल्टीपल गुणनफल होता है वहाँ पर अदिश लिया जाता है। अब देखिए तीसरा, चुंबकीय बल क्षेत्र, क्षेत्र dV, चुंबकीय बल क्षेत्र dV अल्पांशीय सदिश dl वेक्टर तथा r वेक्टर के बीच बने कोण
थीटा के जाया, जाया का मतलब क्या होता है, साइन के समानुपाती होता है। अर्थात डीबी समानुपाती कितना हो गया, साइन थीटा। और चौथा क्या होता है, चुंबकीय बल क्षेत्र, क्षेत्र डीबी अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डीबी समानुपाती कितना हो गया, आर स्क्वायर। देखो 1 तो बेटा नीचे आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन चारों को क्या करेंगे, एक साथ मिलाएंगे। क्या करेंगे, इन चारों को जब एक साथ मिलाएंगे तो देखिए रिजल्ट कैसे होता है, इसमें देखते रहिए। थोड़ा स्याही तो कमजोर हो गया है जी, देख लेते हैं इसको। इन चारों को एक साथ मिलाने पर क्या होगा, देख लिया। इन चारों को एक साथ मिलाएंगे तो राइट हैंड साइड में हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यही कर देते हैं। इन चारों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, पहले देखो डीबी तो हर जगह लेफ्ट है, लेफ्ट में डीबी है तो लेफ्ट में सबका डीबी है। अब बाकी आई है, डीएल है, साइन थीटा है, 1 बटा में, चारों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो कितना होगा, आई डीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा बेटा हो गया। ये देखो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है। आर स्क्वायर क्या है, नीचे है, तो कितना हो जाएगा ये, आर स्क्वायर। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, एक नियतांक आएगा। समानुपाती चिन्ह को अब तो इसलिए कितना हो जाएगा, डीबी बराबर के आईडीएल साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। यह समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। इसमें तो कोई अब परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, चारों को एक साथ मिला दिए हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत है। लेफ्ट हैंड साइड तो वही है और राइट हैंड साइड में समानुपाती चिन्ह को एक साथ भिड़ाते हैं तो क्या हो जाता है, गुणा। ऊपर का ऊपर हो जाता है और नीचे का क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है।
एस आई मात्रक में के बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई होता है। क्या होता है? म्यू नॉट बटा में 4 पाई। तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? समीकरण 1 से dv बराबर कितना होगा? म्यू नॉट बटा में 4 पाई, जहां म्यू नॉट क्या है? जहां म्यू नॉट निर्वात की, ये पीछे पढ़ाए हैं जिस दिन इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना, इसीलिए बेटा पढ़ाए थे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता है। तो dB बराबर कितना होगा? म्यू नॉट बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। यह समीकरण कितना हो गया? समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। चूंकि इसका मात्रक कितना होता है? म्यू बराबर इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। इसको क्या बोलते हैं? हेनरी प्रति मीटर। ये हेनरी के नाम से कुछ प्रसिद्ध है। इसका मात्रक कितना है चुंबकशीलता का? हेनरी प्रति मीटर होता है। इसलिए कितना हो जाएगा? dV बराबर 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए dV बराबर कितना होगा? 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। देखिए इस समीकरण का बेटा कहाँ उपयोग करते हैं? जहाँ न्यूमेरिकल हमको डालना रहता है वहाँ हम लोग इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बाकी जनरल में हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको देखिए, जब हम वेक्टर फॉर्म इसमें चाहे इसमें दोनों में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यही लिखने में हमको क्या होता है? सुविधा होती है। हम किस रूप में ले रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में। देखो कैसे होगा इसको वेक्टर फॉर्म में। अब इसकी कोई जरूरत, यहाँ पर इसको आर वेक्टर की दिशा में हम क्या लेते हैं? एकांक सदिश आर कैप भी ले लेते हैं, क्योंकि एकांक सदिश का मतलब होता है किसी सदिश की दिशा बतलाने वाले सदिश को हम क्या कहते हैं? एकांक सदिश। तब मान लिया कि आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश कितना है? आर कैप। इसको रखने की अब कोई औचित्य नहीं है। इन वेक्टर फॉर्म, इसको तरीका पहले देखिए। मान लिया कि आर वेक्टर की दिशा में
एकांक सदिश आर कैप है। आपको इसको निकालने के उल्टा से सीधा से उल्टा और उल्टा से सीधा भी बताएंगे। देखिए अपने तरीका से आपका असली थ्योरी यहीं तक हो जाता है, यही सब प्रयोग होता है, इतना ही। और वेक्टर फॉर्म का उतना प्रयोग आपको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल के लिए नहीं होता है। लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर डीएल है ना, डीएल वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप। आप जानते हैं, आप एकांक ले लिए, चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना होता है, ए बी साइन थीटा। एन कैप जब डायरेक्शन में, एन कैप का मान 1 होता है, कोई लिखने से फायदा नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा। ये तरीका लिखिए चाहे ये तरीका, हम थोड़ा इसको ये तरीका लिखते हैं। देखिए ये बराबर कितना हो जाएगा, डीएल वेक्टर का मॉड आर कैप का मॉड साइन थीटा हो गया। थीटा आर वेक्टर और डीएल वेक्टर का बीच का कोण है, फिगर में देख चुके हैं। अब देखिए, चूंकि आर वेक्टर का परिमाण में हम जब दे देंगे, एकांक परिमाण वाले सदिश का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसको 1 भी लिख सकते हैं। कोई पढ़े कि एकांक परिमाण के सदिश को, उसका सूत्र दूसरा भी होता है, आर कैप बराबर आर वेक्टर बटा में आर वेक्टर का परिमाण, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि एकांक परिमाण वाले सदिश को एकांक सदिश, तो एकांक कैप में जब ऐसे निकालते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपको कितना हो गया, dl इंटू 1 हो गया, i इंटू कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। इसका मतलब हो गया dl साइन थीटा हो गया। तो देखिए dl साइन थीटा यहाँ तक है ना, देख लीजिए, देख रहे हैं, क्योंकि i क्या है, स्केलर है, i अदिश राशि है, तो i को बाहर रखेंगे। इसलिए समीकरण 2 को यहाँ मतलब यहाँ समझिए, यहाँ देख रहे हैं आप, इतना को देखिए, ये dl साइन थीटा है, और dl साइन थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, dl वेक्टर क्रॉस आर कैप लिख सकते हैं। उल्टा से सीधा और सीधा से उल्टा दोनों आपको समझाएंगे। आपको जो तरीका वेक्टर फॉर्म लिखना होगा उस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप एकदम क्या है, फ्री हैं। देखिए ऐसे लिखकर चलते हैं तो एक नीचे दूसरा पहुंचा दें, और दूसरा को ऊपर लिखेंगे तो ऐसे पहुंचा देंगे। देखिए समीकरण 2 का सदिश रूप इस प्रकार होगा। कैसे होगा, यहां पर देखिए, आप ही देखिए, पहले तो वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर हो गया μ0/4π, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो μ0 बटा में 4πi, अब बटा में कितना हो गया, r²। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको ये मैग्नीट्यूड में है। अब देखिए इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, dl वेक्टर क्रॉस कितना लिख देंगे, आर कैप। एक तो तरीका ये हो गया। इसको देखिए जो आप कर रहे हैं, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पर चूंकि सूत्र क्या जानते हैं, चूंकि एक कैप बराबर 11 क्लास में हम पढ़ाए हैं, और जो नहीं पढ़ा है दूसरे भी जगह पढ़ा होगा, तो ये देखो, एक कैप बराबर
ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड, इसको क्या लिखते हैं, ए वेक्टर बटा में ए लिखते हैं। ये सूत्र हो गया। इसलिए देखो तो बेटा आर कैप बराबर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर बटा में आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर वेक्टर बटा में, ये सूत्र हो गया। एक कैप बराबर आर कैप बराबर आर वेक्टर बटा में कितना हो गया, आर वेक्टर आर कैप बराबर आर वेक्टर बटा में कितना हो गया, आर। अब इसको यहाँ ड्राइव कर दें, इसको कर दीजिए समीकरण 4 कर दिए। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो फिर हम उलट कर कैसे दूसरे तरीके से पहुंचा देते हैं। अब इसके जगह पर ये रखिए तो डीवी वेक्टर, इसलिए डीवी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर स्क्वायर, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटा में आर, और आर जानते हैं कहाँ आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। इसलिए डीबी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में कितना हो गया, ये और आई आर मिलकर कितना हो गया, आर की हो गया, ये कितना हो गया, डीएल वेक्टर क्रॉस कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाए। और कोई दिक्कत, डीएल वेक्टर आर वेक्टर हो जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से देखो इस क्रम में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना आपको फ्रेश जानकारी हो गई, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए।